हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ग्रो विद सीवी। आई होप कि आप सभी की सीटेट प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी। मैं आपको प्रोवाइड कर रही हूँ सीटेट एसएसटी के प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस, और ये सारे क्वेश्चंस आपके प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। ठीक है, मैंने देखिए आपको 2023 के ऑल जो ऑनलाइन एग्जाम हुआ था सारे सेट्स प्रोवाइड कर चुकी हूँ। उसके बाद आपके ऑफलाइन एग्जाम हुए थे दो, एक आपका रिसेंटली हुआ है 21 जनवरी 2024 को, उससे पहले 20 अगस्त 2023 को। जो दोनों पेपर मैं जो आपको प्रोवाइड कर चुकी हूँ। ठीक है, अब हम कर रहे हैं 2022 का प्रीवियस ईयर। ठीक है, और ऑलमोस्ट ये आपके सेट कंप्लीट हो चुके हैं। अब मैं 2021 के कल से आपको प्रोवाइड करूँगी। तो इस तरीके से आपके पास जो है बहुत सारे क्वेश्चन हो गए हैं प्रैक्टिस के लिए, और मैंने प्लेलिस्ट भी बना दी है, आप प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। ठीक है, विदाउट प्रैक्टिस किए क्वेश्चंस को जो है आपको एग्जाम में नहीं जाना है। क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और सीटेट के एग्जाम में तो प्रीवियस क्वेश्चन कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं आप लोगों को पता ही होगा। ठीक है, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, देखिए स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोगों को जो है वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कर देना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 है, मध्यकाल में दिल्ली के शासकों के संदर्भ में निम्नलिखित का मिलान कीजिए और उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। यानी कि ऑप्शन जो आपका ए लिस्ट है, सूची ए में आपको जो है कुछ शासकों के नाम दे रखे हैं। यहाँ पर ईयर दे रखी है, आपको बताना है कि कौन से जो शासक हैं दिल्ली में, दिल्ली के जो शासक हैं, सॉरी दिल्ली में नहीं, दिल्ली के जो शासक हैं वो किस ईयर से किस ईयर तक रहे हैं। ठीक है, उनका शासन, तो वो आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना है। तो देखिए इनमें से अगर आपको एक भी पता है तो आप अपने आंसर तक पहुँच जाते हैं। मैंने ये आपको जितनी भी सेट्स हुए हैं हर सेट में मैचिंग की ट्रिक बताई हुई है कि किस तरीके से मैचिंग को डील करना होता है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर मैं पृथ्वीराज चौहान की यहाँ पर अगर मैं बात करती हूँ तो पृथ्वीराज चौहान ने जो है 1175 से 1192 तक शासन किया था। सो ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगर मैं इसके बाद बात करती हूँ तो देखिए तोमर की अगर आपको पता है तो देखिए तोमर ने कब से कब तक किया था, तो तोमर ने आपका किया था 1165 से 1192 तक। तो ए का आपका सेकंड हो जाएगा। ए का सेकंड यहाँ पर चेक करिए ऑप्शन में कौन से ऑप्शन में है। ऑप्शन नंबर 1 में है, ऑप्शन नंबर 2 में ए का सेकंड नहीं है तो ये गलत, ऑप्शन नंबर 3 में ए का सेकंड नहीं है ये भी गलत, ऑप्शन नंबर 4 में ए का सेकंड नहीं है ये भी गलत। तो एक ही अगर आपको एक भी पता है ना तो आप अपने आंसर तक इस तरीके से पहुँच जाते हैं। और मैं आपको बता दूँ क्योंकि यहाँ पर आपको टाइम सेव करना होता है, टाइम की कमी होती है। ठीक है, तो आपको ये नहीं है कि फिर एक बार आंसर मिल जाए तो फिर आप सारी मैचिंग्स को मैच कर रहे हैं। ठीक है, एक बार आंसर मिल गया मतलब मिल गया, टिक करके उसको आगे बढ़िए क्योंकि टाइम भी आपको सेव करना होगा। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। बाकी आप देख सकते हैं पृथ्वीराज चौहान का पृथ्वीराज चौहान का हो जाएगा यहाँ पर 1175 से 1192। चौहान का आपका कितना हो जाएगा, आरंभिक 12वीं शताब्दी से 1165, और अनंग पाल का आपका हो जाएगा 1165 से 1192। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। प्राचीन तमिलनाडु में ब्लैंक की बस्तियों को उर कहते थे। तो उर जो है किसकी बस्तियों को कहते थे, व्यापारियों की, कुलीन व्यक्तियों की बस्तियों को, किसानों की बस्तियों को, या फिर शिल्पकारों की बस्तियों को। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, किसानों की बस्तियों को जो है उर कहते थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मुगल साम्राज्य के पतन के संदर्भ में निम्नलिखित का मिलान कीजिए। यहाँ पर फिर से आपको जो है मैचिंग दी हुई है, आपको मैच करना है इनको। ठीक है, इसके बारे में है ये मुगल साम्राज्य के पतन के बारे में। सो यहाँ पर देखिए अगर आपको एक भी पता है तो भी आप अपने आंसर तक पहुँच सकते हैं, जैसे अभी मैंने आपको बताया था। तो यहाँ पर अगर देखिए मुझे बता दूँ, मुझे यहाँ पर शाह आलम द्वितीय का पता है। ठीक है, शाह आलम द्वितीय का मुझे यहाँ पर पता है, तो शाह आलम द्वितीय बी का फर्स्ट हो जाएगा। 1759 से 1806 इनका शासन था। ठीक है, तो देखिए बी का फर्स्ट हो गया। अब देखिए चेक करते हैं ऑप्शन में बी का फर्स्ट किस किस ऑप्शन में है। तो देखिए ऑप्शन में 1 में तो है नहीं तो ये तो गलत हो गया, ऑप्शन नंबर 2 में भी नहीं है तो ये भी गलत हो गया, ऑप्शन नंबर 3 में बी का फर्स्ट है तो ये सही हो सकता है। बाकी एक और ऑप्शन चेक कर लेते हैं, देखिए ऑप्शन नंबर 4 में भी आपका बी का फर्स्ट है तो ये भी सही हो सकता है। तो आप 3 और 4 में से हमें सेलेक्ट करना है कि कौन सा सही हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए हमारे यहाँ पर दे रखा है फ़र्रुखसियर। तो फ़र्रुखसियर का शासन जो है इन्होंने कब से कब तक शासन किया था वो आपको अगर पता है तो आप अपने आंसर तक पहुँच जाएंगे। इन्होंने किया था 1713 से 1719 तक। ठीक है, सो ए का सेकंड हो जाएगा। ए का सेकंड सिर्फ आपका ऑप्शन नंबर 3 में है, ऑप्शन नंबर 4 में नहीं है, तो 4 गलत हो गया, ऑप्शन नंबर 3 ही आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बाकी आप चेक कर सकते हैं ऑप्शन नंबर सी का अहमद शाह, डी का सी का आपका जो 4 हो जाएगा, 4 है 1748 से 1754। तो अगर आपको सी ये देखो, अगर आपको फ़र्रुखसियर नहीं पता था, अहमद शाह पता था तो सी का 4, देखिए सी का 4 आपका जो है 3 या ऑप्शन नंबर 1 में था। तो यहाँ से भी आप जो है आगे मैच करके पहुँच सकते हैं। डिपेंड करता है कि आपको किसका ईयर पता है। जरूरी नहीं है कि मैचिंग में आपको जितने दे रखे हैं सबका ईयर पता हो, 1-2 का भी पता है ना तो आप अपने आंसर तक जो है उनको आंसर्स को एलिमिनेट करके पहुँच सकते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3 इसका हाँ बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं हम यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4, उत्तराधिकार की सहदायिक प्रथा का अर्थ है। तो इस प्रथा का अर्थ क्या है वो आपको बताना है। पसंदीदा पुत्र को अपने पिता की संपत्ति विरासत में मिलना, या फिर नेक्स्ट है आपका ज्येष्ठ पुत्र को अपने पिता की संपत्ति विरासत में मिलना, सभी पुत्रों व पुत्रियों के बीच विरासत का विभाजन, या फिर लास्ट है सभी पुत्रों के बीच विरासत का विभाजन। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, सभी पुत्रों के बीच विरासत का विभाजन। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, मराठी में लिखे गए भक्ति गीतों को किस नाम से जाना जाता है। सो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, इसको हम कहते हैं अभंग। क्या कहते हैं, अभंग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है यहाँ पर, मौजूदा महाराष्ट्र में रहे संतों के बारे में कथनों को पढ़िए। देखिए जो महाराष्ट्र में संत हैं उनके बारे में आपको 2 कथन दे रखे हैं, आपको बताना है यहाँ पर कौन सा कथन जो है करेक्ट हो जाएगा। ठीक है,
सो पहला है आपका 13वीं से 17वीं शताब्दी में हुए कवि संतों ने सभी प्रकार के कर्मकांडों और जन्म आधारित अंतरों का विरोध किया। नेक्स्ट है आपका, इन कवि संतों ने रोजी रोटी कमाने और विनम्रतापूर्वक जरूरतमंद साथी व्यक्तियों की सेवा करते हुए जीवन बिताने को अधिक पसंद किया, लाइक किया। ठीक है, सो आपके दोनों ही कथन यहाँ पर जो है संतों के बारे में सही हैं, इसीलिए ऑप्शन नंबर 1 आपका यहाँ बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, कौन से सुमेलित हैं। तो देखिए यहाँ पर अभी तक क्या था, आपको मैच करना था। यहाँ पर ऑलरेडी इन्होंने मैच करके दिया है, आपको ये चेक करना है कि कौन से सही सुमेलित हैं। ठीक है, किसको सही तरीके से मैच किया गया है। तो बक्सी सैन्य संगठन का प्रभारी अधिकारी, सदर धार्मिक और धर्मार्थ संरक्षण का प्रभारी मंत्री। नेक्स्ट है आपका इक्तादार सैन्य कमांडर। लास्ट है आपका कोतवाल नगर प्रशासन का प्रभारी अधिकारी। तो यहाँ पर सी आपका गलत है, बाकी ए बी डी ये तीनों सही प्रकार से मैच्ड हैं, इसीलिए ऑप्शन नंबर 4 में ऐसा दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर 4 आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, कौन सा शब्द मध्य प्रदेश में स्थानांतरित कृषि के लिए इस्तेमाल होता था। तो मध्य प्रदेश में कौन सा यूज होता था वो आपको बताना है। तो स्थानांतरित कृषि को हम जो है बेवर कहते थे मध्य प्रदेश में। ठीक है, सो ऑप्शन नंबर 2 आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, 19वीं सदी के आरंभ में सामाजिक परिवर्तन के संदर्भ में आपको 2 कथन दे रखे हैं, आपको बताना है कौन सा सही है। ए है 19वीं सदी की शुरुआत से ही हमें सामाजिक रीति रिवाजों और मूल्य मान्यताओं से संबंधित बहस, मुबाहिसे और चर्चाओं का स्वरूप बदलता दिखाई देता है। नेक्स्ट है बी, इसकी एक अहम वजह यह थी कि संचार के नए तरीकों जैसे किताबें, अखबार, पत्रिकाएं और पर्चे छपना का विकास हो रहा था। तो दोनों ही देखिए यहाँ पर करेक्ट है आपके दोनों ही कथन, और जो बी है वो एक ही सही व्याख्या कर रहा है। सो ऑप्शन नंबर 1 आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कथन और कारण वाला है। कथन देखिए यहाँ पर डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के बारे में तो आप सभी को पता होगा। ठीक है, कथन क्या है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने बचपन में रोजमर्रा की जिंदगी में जातिगत पक्षपात झेला था। बिल्कुल सही है आपका ये। ठीक है, कारण क्या है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के पिता एक सैनिक विद्यालय में पढ़ाते थे। तो देखिए यहाँ पर ये जो कारण है ना, सही है, कथन है वो भी सही है, लेकिन कारण इसकी सही व्याख्या नहीं कर रहा है। मतलब उन्होंने ये जातिगत पक्षपात झेला था, तो ये उसका कारण थोड़ी ना है कि उनके पिताजी जो इस विद्यालय में पढ़ाते थे इसलिए झेला था, है ना, ऐसा तो नहीं था, है ना। सो ऑप्शन नंबर आपका 2 करेक्ट हो जाएगा। ए और आर दोनों सही हैं, लेकिन आर ए की सही व्याख्या यहाँ पर नहीं है। ठीक है, अगर यहाँ पर रीज़न लिखा हुआ होता कारण में कि उन्होंने जातिगत पक्षपात क्यों झेला था, तो ये ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट होता। ठीक है, तो इस तरीके से आपको ये देखना होता है कि कथन और कारण एक दूसरे से रिलेटेड हैं या नहीं है। अगर रिलेटेड है तो व्याख्या करता है, अगर आपस में रिलेटेड नहीं है तो व्याख्या नहीं करता है। इसीलिए ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, फिर से जो है कथन और कारण वाला क्वेश्चन है। कथन क्या है, ईवी रामास्वामी ने भूतपूर्व मद्रास प्रेसिडेंसी में स्वाभिमान आंदोलन शुरू किया। बिल्कुल सही है। तो कारण क्या है, उन्होंने ऐसा लोगों को समाज में जातिगत भेदभाव के खिलाफ संघर्ष कराने के लिए किया। तो देखिए यहाँ पर रीज़न दे रखा है कि उन्होंने ये जो आंदोलन है इसकी शुरुआत क्यों की थी, ताकि वो जातिगत भेदभाव के खिलाफ लोगों में संघर्ष करा सकें, है ना। तो ऑप्शन नंबर इसका 1 करेक्ट हो जाएगा। ए और आर दोनों सही हैं, आर ए की सही व्याख्या भी करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किसने जिन्ना के द्विराष्ट्र सिद्धांत का विरोध किया। बहुत ईजी क्वेश्चन है और इंपॉर्टेंट है, याद रखना। ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा, मौलाना आज़ाद ने। ठीक है, याद रखना इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, 1857 का विद्रोह, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको आपको जो है बहुत अच्छे से पढ़ के जाना है 1857 के विद्रोह को। ठीक है, 1857 के विद्रोह के बारे में आपको 3 कथन यहाँ पर दे रखे हैं, आपको कौन सा कथन सही नहीं है वो आपको चूज़ करना है। ठीक है, ये चीज़ ना आपको बहुत ध्यान से पढ़नी होगी, क्योंकि मोस्टली आपसे ये पूछा जाता है कौन सा सही है, और उसके चक्कर में ना हम इस चीज़ को पढ़ते नहीं हैं, हम ऑप्शंस को देखने लग जाते हैं। इसीलिए आपको ये ध्यान से जरूर पढ़ना है कि पूछा क्या है क्वेश्चन में, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। ठीक है, सो मई 1857 में भारी विद्रोह का आरंभ हुआ। दूसरा है, यह उपनिवेशवाद के विरुद्ध सबसे बड़ा अप्रतिरोधी आंदोलन था। तो दूसरा आपका गलत है। ठीक है, नेगेटिव है, गलत है 1857 के विद्रोह के बारे में। सी क्या है, इसमें सिपाहियों और जनसाधारण ने बड़ी संख्या में भाग लिया, तो ये भी आपका गलत है। सिर्फ एक ही कथन सही है आपका, पहला वाला, मई 1857 में भारी विद्रोह का आरंभ हुआ। ठीक है, सो ओनली 1 करेक्ट है, और हमसे गलत पूछा है तो बी, सेकंड और थर्ड आपके गलत हैं, इसीलिए ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट हो जाएगा, सेकंड और थर्ड दोनों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देख लेते हैं। ए और बी आपको 2 कथन दे रखे हैं, किसके बारे में, सहायक संधि के बारे में। आपको बताना है कौन सा सही है, सही विकल्प का चयन करना है। भारतीय शासकों को अपनी स्वतंत्र सशस्त्र सेना रखने की अनुमति थी। दूसरा है, भारतीय शासकों को ईस्ट इंडिया कंपनी को भुगतान करना पड़ता था। तो यहाँ पर जो है दोनों ही कथन आपके गलत हैं, तो ऑप्शन नंबर 2 आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न युग्मों पर विचार कीजिए। तो यहाँ पर आपको जो है ये बताना है कि कितने युग्म सही सुमेलित हैं, यानी कि ऑलरेडी इन्होंने मैच्ड करके दिया है, और इसमें से जो है कुछ गलत भी हो सकते हैं। ठीक है, आपको सही वाले सेलेक्ट करने की कौन सा सही यहाँ पर मैच्ड है। ठीक है, ये कुछ ग्रह हैं और ये घूर्णन का समय है उनके अक्ष पर। यूरेनस 17 घंटे 14 मिनट, नेपच्यून 16 घंटे 7 मिनट, शनि 25 घंटे 40 मिनट और मंगल जो है 9 घंटे 56 मिनट। ये क्वेश्चन आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सो यहाँ पर देखिए इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपका ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। सारे ही आपको सही सुमेलित हैं, सभी जो है सही तरीके से मैच किए गए हैं, इसीलिए सारे का टाइम जो है आपको याद रखना है। हो सकता है आपके एग्जाम में पूछ लिया जाए, रिपीट हो जाए, है ना। नेक्स्ट आपका है अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के बारे में।
कौन सा कथन सही है? अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के बारे में इनमें से बताना है कौन सा करेक्ट होगा। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा एक सीधी रेखा है जो उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से जोड़ती है, गलत। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा केवल जलीय भाग से होकर गुजरती है, तो ये सही है, ठीक है। आगे का देखते हैं, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा जलीय व स्थलीय दोनों भागों से होकर गुजरती है, गलत। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा लगभग 0 डिग्री देशांतर का अनुसरण करती है, तो ये भी गलत। और ओनली ऑप्शन नंबर 2 आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका कथन और कारण वाला क्वेश्चन। कथन क्या कह रहा है? अपने स्थान से ध्रुव तारे का कोण मापकर आप अपने स्थान का अक्षांश जान सकते हैं, तो बिल्कुल सही है ये, है ना। इस तरीके से आप अपने स्थान जहाँ पर आप खड़े हैं वहाँ का अक्षांश आप जान सकते हैं। कारण क्या है? विषुवत वृत्त से दोनों तरफ ध्रुवों के बीच की दूरी पृथ्वी के चारों ओर के वृत्त का 1/4 हिस्सा है। अब यहाँ पर देखिए, क्या ये इससे रिलेटेड है? क्या इसका कारण यहाँ पर दे रखा है कि अक्षांश क्यों आप इस तरीके से अक्षांश क्यों आप माप सकते हैं? कारण तो नहीं है, ये अलग है, ये अलग है, तो ये सही है। कारण तो सही है, आपका जो दे रखा है स्टेटमेंट वो सही है कारण में, लेकिन ये इसकी सही व्याख्या नहीं कर रहा है, इसीलिए ऑप्शन नंबर 2 आपका बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महासागरीय पर्पटी के मुख्य खनिज हैं। तो जो खनिज है ना, इनके बारे में आपको बहुत अच्छे से पढ़ लेना है, क्योंकि यहाँ से ना इस टॉपिक से काफ़ी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो इस टॉपिक के बारे में आपको अच्छे से पढ़ना है कि कौन कौन से खनिज होते हैं, ठीक है। या इसके आसपास का जो भी टॉपिक हो उनको भी पढ़ लेना। सो यहाँ पर देखते हैं, फिलहाल इस क्वेश्चन को आपको बताना है कि महासागरीय पर्पटी के इन चारों में से कौन कौन से खनिज हैं, ठीक है। सो यहाँ पर देखिए, आपका ए मैग्नीशियम इसका एक खनिज है, एल्यूमिना नहीं है, और सिल्का भी इसका एक खनिज है, निकल नहीं है आपका। तो ए और सी आपका ऑप्शन नंबर 3 में है, तो यही आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका, एक व्यक्ति ने किसी क्षेत्र का दौरा किया, यानी किसी क्षेत्र में वो घूमने गए और वहाँ उसने जो है उसे बांज, एस, बीज के वृक्ष तथा फीजेड, मोनाल पक्षी मिले। उसने निम्न में से किस वनस्पति क्षेत्र का दौरा किया? तो जनरली आपको ये बताना है कि ऐसे कौन सा यहाँ पर वनस्पति क्षेत्र है जिसमें ये सारी चीज़ें पाई जाती हैं, बांज, बीज के वृक्ष, फीजेड, मोनाल पक्षी। तो करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन नंबर 2 है, याद रखना। शीतोष्ण पर्णपाती वन में ये पाए जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस क्षेत्र में बहुत ही सीमित प्राकृतिक वनस्पति मिलती है? तो ऐसा कौन सा क्षेत्र है? आई होप कि इसका आंसर कोई भी गलत नहीं करेगा, ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा। टुंड्रा क्षेत्र में जो है बहुत ही कम प्राकृतिक वनस्पति आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पर कथन और कारण वाला। कथन क्या है? महासागर का जल लवड़ी या खारा होता है। कारण क्या है? महासागर के जल में बड़ी मात्रा में घुलित लवण होते हैं। तो यहाँ पर देखिए, आपका ए सही है, आर भी सही है कि ये महासागर में देखिए जल में बड़ी मात्रा में लवण जो होते हैं घुलित होते हैं, ठीक है। लेकिन इसकी वजह से जो आपका जल है वो खारा नहीं होता है, इसका कारण नहीं है, इसकी सही व्याख्या नहीं कर रहा है, इसीलिए ऑप्शन नंबर 2 आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पवन के निक्षेपण को क्या कहा जाता है? बहुत ईजी क्वेश्चन है, और आई थिंक ये क्वेश्चन रिपीट भी हो रहा है ना। क्वेश्चन नंबर 1 जो है इसका करेक्ट हो जाएगा, या मैंने कहीं पढ़ा है, मुझे ऐसा लग रहा है। सो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा आपका। लोएस कहते हैं हम इसको, चिकनी मिट्टी कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देख लेते हैं, जिस स्थान पर कोई नदी किसी अन्य जल निकाय में मिलती है उसे क्या कहते हैं? ठीक है, तो उसको हम कहते हैं डेल्टा। ऑप्शन नंबर 1 इसका यहाँ बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका, निम्न सूचीबद्ध विशेषताओं पर विचार कीजिए। ये 3 आपको विशेषताएं दे रखी हैं, ये किसी वन की विशेषताएं हैं, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हो रहा है, तो जो भी जितने प्रकार के आपके वन होते हैं, उष्ण कटिबंधी, शीतोष्ण, शंकुधारी, इनके बारे में भी आपको अच्छे से पढ़ लेना है। इसी तरीके से आपको विशेषताएं दी जाती हैं, फिर पूछा जाता है कि किस वन के बारे में यहाँ पर बात हो रही है, ठीक है। एक आपका क्षेत्र भी होता है, जैसे अभी जो क्षेत्र से क्वेश्चन पूछा गया था, शीतोष्ण क्षेत्र है ना, तो उस वो भी क्षेत्र आपको पढ़ लेने हैं, ठीक है। फिलहाल इस क्वेश्चन को देखते हैं, एक क्या है, ये वन सघन है, यहाँ पूरे वर्ष वर्षा होती है। दूसरा है रोजवुड, आबनूस, महोगनी, इस प्रकार के वनों के महत्वपूर्ण वृक्ष हैं। नेक्स्ट है, ये वन भूमध्य रेखा और उष्ण कटिबंध के पास पाए जाते हैं। सो करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। उष्ण कटिबंधी सदाबहार वन हम इसको कहते हैं, सो ऑप्शन नंबर 4 इसका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट देख लेते हैं, चीन, मलेशिया और इंडोनेशिया निम्न में से किस खनिज के अग्रणी उत्पादक देश हैं? तो चीन, मलेशिया और इंडोनेशिया में जो है कौन सा खनिज जो है प्रोड्यूस किया जाता है वो आपको बताना है। करेक्ट आंसर हो जाएगा जस्ता, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर, सीढ़ीदार कृषि में भूमि के सपाट टुकड़े के किनारों को ऊपर उठा दिया जाता है, ताकि, तो किस लिए ऊपर उठाया जाता है वो आपको बताना है, ताकि फसलों को कीटों से बचाया जा सके, या फिर पानी भरा रह पाए वहाँ पर, या फिर खाद जो है वो बह ना जाए, या फिर फसलों के बीच दूरी रखी जा सके। सो करेक्ट आंसर 4 ही हो जाएगा आपका, ताकि फसलों के बीच जो है जो दूरी रखी जाए, ठीक है। एक नेक्स्ट है आपका, एक बाजार में स्थायी दुकानें वे होती हैं। तो स्थायी दुकानें क्या होती हैं वो आपको बताना है, जहाँ के कर्मचारी नियमित होते हैं, यानी कि रेगुलर होते हैं, सही है ये आपका, ठीक है। जिनके पास शहर पंचायत और नगर निगम का लाइसेंस होता है, तो परमानेंट दुकानें वही होती हैं जिनके पास लाइसेंस होता है, ठीक है। सो ऑप्शन नंबर बी भी आपका करेक्ट होगा। जो 10 वर्ष से अधिक समय से खुली हुई हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है, देखो 10 वर्ष से 20 वर्ष से लोग ऐसे भी अपनी नॉर्मली दुकानें भी खोल लेते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि उनकी परमानेंट या स्थायी दुकान है, ठीक है। तो सी तो आपका सही नहीं है। नेक्स्ट है, जो मुख्यतः बड़े शहरों, देखिए बड़े शहरों में तो कैसी भी दुकान हो सकती है, जरूरी थोड़ी ना कि स्थायी दुकान ही हो, है ना। तो डी भी आपका गलत हो गया। ए और आपका बी सही है, ए और बी किस ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर 2 में, तो यही आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका, नगर निगम में चुने गए सदस्यों को क्या कहते हैं? वेरी इजी क्वेश्चन, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, इसको हम कहते हैं पार्षद। क्या कहते हैं? पार्षद, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, मुख्यमंत्री और अन्य मंत्रियों को कौन नियुक्त करता है? तो इनको कौन नियुक्त करता है? ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा। ये भी बहुत ईजी क्वेश्चन है, राज्यपाल जो है इनको नियुक्त करता है, ठीक है। सो ऑप्शन नंबर 3 आपका यहाँ बिल्कुल करेक्ट है।
नेक्स्ट यहाँ पर आपको कथन और कारण फिर से दे रखा है, ठीक है। यहाँ पर देखिए ये मिस प्रिंट है, यहाँ कथन नहीं होगा, यहाँ पर कारण होगा, ठीक है। कथन क्या है, कर्ज किसानों की विपदा का मुख्य कारण बन गया है, जिसके बोझ से दबकर कई किसानों ने आत्महत्या तक कर ली है। तो बिल्कुल सही कथन है ये। कारण क्या है, छोटे किसानों को बीज, खाद व कीटनाशक जैसे सामानों को खरीदने के लिए साहूकारों से कर्ज लेते हैं, जिसे कई बार किसान चुका नहीं पाते हैं। तो देखिए वो आत्महत्या क्यों करते हैं, उसका कारण यहाँ पर बिल्कुल सही दे रखा है, इसीलिए वो आत्महत्या करते हैं। तो ये देखिए दोनों ही यहाँ पर सही हैं और ये एक दूसरे से रिलेटेड भी हैं, ठीक है। इसीलिए ऑप्शन नंबर 1 आपका यहाँ बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत में किस तरह के श्रम को कानून द्वारा प्रतिबंधित किया गया है, यानी कि इसमें से कौन सा काम ऐसा है जिसको कानून द्वारा रेस्ट्रिक्ट किया गया है, प्रतिबंध किया जाए, जिसको नहीं किया जा सकता। बंधुआ मजदूरी, अनियमित मजदूरी, दिहाड़ी मजदूरी, असंगठित मजदूरी। तो सही विकल्प आपको यहाँ पर चयन करना है। सो ओनली ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर 2 करेक्ट हो जाएगा। ओनली 1 बंधुआ मजदूरी को जो है प्रतिबंधित किया गया है, इसीलिए ऑप्शन नंबर 2 इसका बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट है आपका भारत में सरकार के एक से अधिक स्तर होने का मुख्य कारण क्या है। तो एक से अधिक स्तर हैं भारत के, हम सभी को पता है, ठीक है, भारत सरकार के, सॉरी, है ना। तो आपको ये बताना है कि उसका रीज़न क्या है। समुदायों की अधिक संख्या, सीमांत क्षेत्रों की सुरक्षा, रियासतों को संतुष्ट करना, या फिर ब्रिटिश शासन के समय व्यवस्था की अच्छी जानकारी देना। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, समुदायों की अधिक संख्या के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। आपको 4 कथन दे रखे हैं ABCD और बताना है कि कौन सा कथन रूढ़िवादिता को पोषित करता है। जनरली ये क्वेश्चन पेडागोजी में पूछा जाता है, पेडागोजी के अंतर्गत आता है, ठीक है। सो देखिए रूढ़िवादिता क्या होती है वो मैं एक बार आपको समझा देती हूँ। रूढ़िवादिता जैसे कि जनरली गर्ल्स और बॉयज़ के बीच होती है, लड़की और लड़कों के बीच। जनरली आपने ये चीज़ें देखी होंगी कि जब भी कोई लड़की या लड़का समाज में आता है, ठीक है, उसका जन्म होता है, तो ऐसा कोई फिक्स नहीं होता है कि लड़कियाँ ये कर सकती हैं, लड़का ये, या लड़कों को ये काम करना होता है ना। ये चीज़ें हम लोगों ने, हमारे समाज ने फिक्स कर दी है कि लड़कियों को सिर्फ खाना बनाना है, लड़कियों को जो है जॉब नहीं करनी है, ठीक है, और लड़कों को सिर्फ जॉब करनी है, लड़के खाना नहीं बना सकते हैं ना। तो इस तरीके के ये जो विचारधाराएँ होती हैं, ये हमारे समाज ने बनाई हैं और इन्हीं को हम जो है रूढ़िवादिता का नाम देते हैं, ठीक है। जबकि आज आप देख रहे हैं लड़कियां खाना भी बना सकती हैं, बाहर जॉब भी कर सकती हैं, ठीक है, और लड़के भी काफ़ी अच्छे शेफ़ बन सकते हैं, खाना बना सकते हैं ना। तो ये सभी जो है रूढ़िवादिताएं कहलाती हैं, ठीक है। तो ये क्या है, लड़कियों की तुलना में लड़के एक बेहतर स्काउट लीडर बनते हैं। तो ये हमारा क्या है, यहाँ पर रूढ़िवादिता को दर्शा रहा है, ठीक है। यहाँ पर लड़कियों को कम आंका जा रहा है, लड़कियों के लिए ये कहा जा रहा है कि लड़कियाँ स्काउट लीडर नहीं बन सकती। तो ये एक तो ए करेक्ट हो गया आपका। दूसरा क्या है, लड़कियाँ फुटबॉल खेलने में अच्छी होती हैं। तो यहाँ पर ये रूढ़िवादिता को पोषित नहीं कर रहा है ना। तो ये तो आपका नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पर लड़कियों को मोटिवेट किया जा रहा है फुटबॉल खेलने के लिए, जबकि जो बुजुर्ग लोग होते हैं, ठीक है, वो यही मानते हैं कि लड़के अच्छा फुटबॉल खेल सकते हैं, लड़कियों को नहीं खेलना चाहिए ना। इस तरीके से लड़कियाँ कोमल होती हैं और अच्छी देखभाल करने वाली होती हैं। तो ये भी गलत हो गया, क्योंकि लड़के भी तो अच्छी देखभाल कर सकते हैं, जरूरी थोड़ी ना कि लड़कियां ही देखभाल करेंगी, है ना। लास्ट लड़के दबंग और उग्र होते हैं, ठीक है, ये भी आपका गलत हो गया। सिर्फ लड़के ही दबंग उग्र थोड़ी ना होते हैं, लड़कियां भी दबंग और उग्र। तो अभी यहाँ पर आपको बस यही सिलेक्ट करना था कि रूढ़िवादिता किसके कथन में यहाँ पर है। तो ऑप्शन नंबर ए में है, कथन सी में है, कथन डी में है, बाकी कथन बी में नहीं है, ठीक है। सो ऑप्शन नंबर ACD किस में है, ऑप्शन नंबर 2 में है। तो यही आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, मैंने समझाने की कोशिश की है, ठीक है। नेक्स्ट आपका देख लेते हैं यहाँ पर, निम्न में से कौन भारत की संसद बनाते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन है आपका। ये क्वेश्चन जो है रिपीट हो चुका है इसी सीरीज़ में, दूसरी तीसरी बार पूछा जा रहा है, ठीक है। तो आई होप आप सभी को इसका करेक्ट आंसर भी पता होगा, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 आपका करेक्ट हो जाएगा, A, B और D, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं यहाँ पर, भारतीय संविधान के अनुसार एक धर्मनिरपेक्ष राज्य को चाहिए। तो एक धर्मनिरपेक्ष राज्य को क्या चाहिए। तो देखिए ये भी आपको क्वेश्चन रिपीटेड है, ठीक है, आपको याद रखना है, रिपीटेड क्वेश्चन है। तो उसको चाहिए किसी एक धर्म को समर्थन ना देना। धर्मनिरपेक्ष राज्य का यही मतलब होता है किसी एक धर्म को समर्थन नहीं देना, बल्कि सारे धर्मों का संग्रह, यानी कि बहुत सारे धर्मों को जो है वरीयता देना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, भारत के पास एकीकृत न्यायिक व्यवस्था है, कौन सा इस वाक्य की बेहतर व्याख्या करता है। तो ये जो वाक्य लिखा हुआ है, इन दोनों में से कौन जो है सही व्याख्या कर रहा है, इसकी वो आपको बताना है। व्यक्ति उच्च न्यायालय जा सकता है अगर वह निचली अदालत के फैसले से संतुष्ट नहीं है, ठीक है। सो यहाँ पर देखिए आपका ए आपका करेक्ट है। बी क्या है, ऊपरी अदालतों द्वारा लिए गए निर्णय निचली अदालतों द्वारा पर बाध्यकारी नहीं है, बिल्कुल गलत हो गया आपका ये बी। ओनली ए करेक्ट है, इसीलिए ऑप्शन नंबर 3 आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी समुदाय के गेटोआइजेशन की प्रक्रिया का नतीजा होता है। तो गेटोआइजेशन की प्रक्रिया का नतीजा क्या होता है, उसका बाकी समाज से अलगाव, उनकी संस्कृति का विविधीकरण, अल्पसंख्यकों का संरक्षण या फिर उनका सामाजिक सशक्तिकरण। तो करेक्ट आंसर 1 हो जाएगा, उसका बाकी समाज से अलगाव। आज का लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, कौन सा फुटपाथ और ठेलों पर सामान बेचने को आजीविका के अधिकार के हिस्से के रूप में मान्यता देने की दिशा में एक कदम है। तो करेक्ट आंसर इसका 1 ही हो जाएगा, कस्बों और शहरों में व्यापारिक क्षेत्र बनाना। आई होप कि आपको क्लास अच्छी लगी होगी। क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।